जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं जीएस जीके का एक दमदार सेशन, जिसमें साथ ही हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीएस जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही प्रतिदिन शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे जीएस जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का, जो कि आपकी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार से सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करें। तुम ये ज़रूर कर सकते हो। याद रखेंगे, सारी दुनिया कहती है मतलब जो पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो आपसे कहते हैं कि हार मान लो, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती है। एक माता पिता की जब तस्वीर आंखों के सामने आती तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि एक बार फिर से कोशिश करते हैं, एक बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस बार, और इस बार हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो याद रखना है, आपको रुकना नहीं है। अपनी मेहनत, लगन, पागलपन और जुनून के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। साथ ही इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1992 में, साल 1992 में भारत सरकार के द्वारा। याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया जाता है। कौन सा? याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया जाता है, जिसके तहत क्या होता है साथी, हाथियों की जो संरक्षण होता है, जो आपका हाथियों के संरक्षण केंद्र खोले जाते हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, तो 1992 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया, और इसी एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत आपको याद रखना है प्रतिवर्ष 2010 से आपका 12 अगस्त को, ठीक है, याद रखना है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को, कब? 12 अगस्त को आपका क्या मनाने जाने लगा? आपका विश्व हाथी दिवस मनाया जाने लगा। याद रखेंगे, वर्ष 2010 से इसी 1992 के एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 1986 में, तो इस समय साथी पर्यावरण अधिनियम आया था। क्या आया था? आपको याद रखना है साथी, पर्यावरण जो एक्ट है वो कब आया था भारत में? तो 1986 में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा 2005 की बात की जाए सर, तो 2005 में आपका नरेगा आया था। क्या आया था? नरेगा। ठीक है, नरेगा आया था, और इसी को 2 अक्टूबर 2009 को, याद रखना है, 2 अक्टूबर 2009 में इसी नरेगा को भारत सरकार के द्वारा मनरेगा कर दिया था। क्या कर दिया गया था? मनरेगा। मतलब महात्मा गांधी, ऊपर से माँ का अर्थ क्या हो गया था? महात्मा गांधी। पहले आपका नेशनल रोजगार गारंटी योजना होती थी, लेकिन बाद में हो गई महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसको नरेगा को कब किया? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे, और 2005 में नरेगा अधिनियम आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बारे में साथी। भारत और श्रीलंका के मध्य आपका पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि है, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मन्नार की खाड़ी। हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, पाक जल संधि ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको मन्नार की खाड़ी देगा। क्या देगा? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन्हीं दोनों के कारण भारत और श्रीलंका की जो जल सीमाएँ हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और 8 डिग्री चैनल की बात की जाए सर, तो 8 डिग्री जो चैनल है आपका, ये आपका मालदीव, किसके मध्य? याद रखना है, मालदीव के बाद आपका हो जाएगा मिनिकॉय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मालदीव मिनिकॉय के मध्य आपका 8 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, इसके अलावा 10 डिग्री की बात की जाए तो छोटा अंडमान, जिसे हम लघु अंडमान कहते हैं। ठीक है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, छोटा अंडमान और जो कार निकोबार द्वीप समूह है, इसके मध्य 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, कार निकोबार, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात की जाए साथी, तो पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान की जल सीमा है, कौन? जो भारत पाकिस्तान की जो जल सीमा है साथी, जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी के द्वारा मानी जाती है। लेकिन भारत इस सीमा को नहीं मानता है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत इस सीमा को नहीं मानता है, क्योंकि जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये आपका कच्छ की खाड़ी में पड़ता है कच्छ की खाड़ी से। तो इस तरह से जो कच्छ की खाड़ी है भारत के
इतिहास का कह सकते हैं या वर्तमान का अभिन्न हिस्सा रहा है, इसलिए ये हम नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान सुझाव देता है जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये भारत और पाकिस्तान की जल सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन सी जल जमरूबद्ध है, तो याद रखना है पाक जल संधि, या फिर एक याद रखना है आपको मन्नार की खाड़ी, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बात करेंगे जयपुर शहर के बारे में साथी, तो जयपुर शहर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। किसने, याद रखना है आपको, सवाई जयसिंह द्वितीय नामक एक राजा हुआ करते थे यहाँ पर, और इनके द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। सर कब की गई थी, तो याद रखना है 1727 में, 1727 ईस्वी में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका जयपुर शहर का जो वास्तुकार था, जो वास्तुकार जैसे हम डिज़ाइनर कहते हैं, तो ये आपका था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। डिज़ाइनर या वास्तुकार पूछा जाए कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य थे, जबकि सवाई मानसिंह इसके संस्थापक थे, ठीक है। इनका पूरा खर्चा हुआ था सवाई जयसिंह द्वितीय का, मानसिंह नहीं होंगे, सवाई जयसिंह, ठीक है, द्वितीय थे। और यही वो व्यक्ति हैं सवाई जयसिंह द्वितीय जो आपके औरंगजेब के साथ मित्रता रखते थे। किसके साथ, औरंगजेब के साथ जो मित्रता रखते थे सवाई जयसिंह द्वितीय हैं, ठीक है। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए जयपुर के अंतिम शासक के बारे में, जयपुर का अंतिम जो शासक था वो आपका सवाई मानसिंह था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, सवाई मानसिंह जयपुर के अंतिम शासक थे। और याद रखेंगे सवाई मानसिंह के नाम से ही आपके दुनिया का तीसरा थर्ड लार्जेस्ट, याद रखना है, थर्ड लार्जेस्ट आपका स्टेडियम बन रहा है कहाँ पर, जयपुर में, ठीक है। दुनिया का सबसे जो जनसंख्या के आधार पर होता है सबसे बड़ा तीसरा स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है, आपको याद रखना है, सवाई मानसिंह नाम से जयपुर में, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। और बात की जाए जयपुर शहर की स्थापना की, तो आपको याद रखना है सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है कि I2U2 गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है। I2U2 गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है इसमें 4 देश शामिल है। इसकी स्थापना तो साथी 2021 में हुई थी, ठीक है। याद रखना है आपको 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें इसमें 4 देश शामिल है। सबसे पहले तो अपना इंडिया आ जाता है, प्यारा भारत अपना इसमें शामिल है। नंबर 2 पर शामिल है इजराइल, आपको याद रखना है जो भारत का ही एक अच्छा मित्र है, इजराइल भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त तीसरा देश इसमें USA शामिल है। कौन सा, USA, यानी कि जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। और चौथा देश आपका UAE शामिल है, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, UAE, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये 4 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। 2021 में I2U2 गठबंधन की स्थापना होती है और इसमें 4 देश शामिल है, जिसमें इंडिया, इजराइल और USA UAE है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका बताएगा इंडिया इजराइल, ठीक है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर इंडिया इराक है, गलत है, इंडिया इजराइल UAE USA, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही इसको हम पश्चिमी क्वाड के नाम से भी जानते हैं। आप लोग कहीं लिख लेंगे, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि पश्चिमी क्वाड के नाम से किसे जानते हैं, ठीक है। पश्चिमी क्वाड की बात की जाए साथी, तो आपका हो जाएगा I2U2, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं, एक मिनट, ठीक है। बात क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अमित्रघात के नाम से किसे जानते थे, तो याद रखना है आपको अमित्रघात किसे कहते थे, हम लोग बिंदुसार को कहते थे। जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा कहा गया है, ऐसी जानकारियाँ मिली हैं, जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था वो बिंदुसार था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये कौन से वंश का शासक था, तो याद रखेंगे मौर्य वंश का। कौन से वंश का साथी, मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश की स्थापना की बात की जाए साथी, मौर्य वंश की स्थापना आपकी 322 में, 322, कहीं कहीं आपको 320 भी मिलता है, ठीक है। तो 322 BC इंपॉर्टेंट है, या 320 BC, ये कहीं कहीं 2 जानकारियाँ मिलती हैं, इनको आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 322 से 320 BC में की गई थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ था बिंदुसार। ये भारत का ऐसा पहला शासक था जिसका जो आपका ऑपरेशन के माध्यम से पैदा हुआ था, ठीक है। कौन, बिंदुसार। और बिंदुसार का जो ऑपरेशन किया था वो चाणक्य ने किया था, ठीक है। हालांकि माता तो इनकी खत्म हो गई थी उस ऑपरेशन के दौरान, लेकिन बिंदुसार बच गया था। और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण इसके पूरे शरीर पर बिंदु के बिंदु हो गए थे, इस कारण इसका नाम भी बिंदुसार पड़ा था। और बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक, जिसे हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक जो कि भारतीय इतिहास में एक महान शासक हुए हैं, ये बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। और ये मौर्य वंश के आपके शासक थे। इसके अलावा मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन का क्रम पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश के शासकों का क्रम है, तो पहले स्थान पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा, दूसरे स्थान पर बिंदुसार, और तीसरे स्थान पर अशोक,
और चौथे स्थान पर जो कि अंतिम शासक था बृहद्रथ हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन अंतिम शासक जो था वो बहुत जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उनमें से याद रखना है, बृहद्रथ अंतिम था। और ये 3 आपको शुरुआत के क्रम के याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अमित्रघात हो जाएगा आपका बिंदुसार। अगला प्रश्न कह रहा है बोनालू त्यौहार किस देवता को समर्पित है। बात करेंगे बोनालू त्यौहार के बारे में। सबसे पहले तो सर ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखना है तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर साथी, तेलंगाना में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोनालू त्यौहार आपका तेलंगाना में होता है और ये माता काली को समर्पित है। किसको, जो आपकी माँ काली होती हैं इनको समर्पित है आपका बोनालू त्यौहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा तेलंगाना में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो साथी याद रखना है बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा, बथुकम्मा त्यौहार। इसे हम साथी फूलों का त्यौहार कहते हैं। कौन सा त्यौहार, पूछ लेगा क्वेश्चन, फूलों का त्यौहार दक्षिण भारत में किसे कहा जाता है, तो फूलों का त्यौहार जो होता है साथी इसे हम कहते हैं बथुकम्मा त्यौहार को। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बथुकम्मा त्यौहार फूलों का त्यौहार होता है जो कि तेलंगाना में होता है। ठीक है, बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है आपका एक त्यौहार जिसे हम धानु यात्रा के नाम से जानते हैं। धानु यात्रा के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण से, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं भगवान किस नाम से जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे जो आपके पूरी उड़ीसा में है किस नाम से जाना जाता है भगवान कृष्ण को। ठीक है, और इन्हीं की यात्रा निकाली जाती है जिसे हम धानु यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है जगन्नाथ के नाम से। किस नाम से, भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1983 विश्व कप में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन किसने बनाए थे। 1983 विश्व कप जो कि एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि किसने जीता था, कौन सा उपविजेता रहा था, पहला मैच किस किस के मध्य हुआ था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक रनों के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, सर्वाधिक रन किसने बनाए थे। तो इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए थे डेविड वॉकर व्यक्ति ने। नाम था इसका, खिलाड़ी का नाम था डेविड वॉकर, और ये व्यक्ति आपका इंग्लैंड का था। कहाँ का खिलाड़ी था, तो याद रखना है इंग्लैंड का खिलाड़ी था। इसके द्वारा टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए थे। लेकिन सर हमसे क्वेश्चन तो पूछा है कि भारत की तरफ से सर्वाधिक किसने बनाए थे। तो भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए थे आपके कपिल देव के द्वारा। किसके द्वारा, याद रखना है आपको कपिल देव की वो पारी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की धाकड़ पारी थी, वो भारत के लिए करो मरो का मैच था। ठीक है, तो याद रखना है कपिल देव के द्वारा भारत की तरफ से 1983 के विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए गए थे। ठीक है, सुनील गावस्कर इस विश्व कप में भारत की तरफ से ओपनिंग कर रहे थे। जबकि सर्वाधिक विकेट की बात करेगा, पूरे विश्व कप में ओवरऑल सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे साथी, सर्वाधिक विकेट की बात करेगा तो आपको याद रखना है रोजर बिन्नी ने लिए थे। किसने, रोजर बिन्नी थे। और रोजर बिन्नी के द्वारा 18 विकेट लिए गए थे, जो कि स्टुअर्ट बिन्नी के पिता हैं। याद रखना है 1983 के विश्व कप में सर्वाधिक विकेट रोजर बिन्नी ने 18 लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने कई बार इसको किया है। तो बात करेंगे कथक नृत्य के बारे में, तो ये उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है जो कि आपका कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है, हालांकि अब तो बहुत सारे राज्यों में उत्तर भारत में मनाया जाता है, जैसे कि राजस्थान राज्य में भी इसको मनाया जाने लगा है। ठीक है, याद रखेंगे राजस्थान में मनाया जाने लगा है, और साथ साथ इसको दिल्ली में इसके आयोजन होने लगे हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो उत्तर भारत का इसलिए कहा जाता है कि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आपका कथक है, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश में। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा कथक के लिए। तो इसके अलावा बात करेंगे असम के बारे में। तो साथी असम में एक हम शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। क्या देखते हैं, असम में एक शास्त्रीय नृत्य देखते हैं जिसे हम सत्रिया नाम से जानते हैं। किस नाम से, याद रखना है सत्रिया नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य जिसकी शुरुआत आपकी भगवान शंकर देव ने की थी। किसने, शंकर देव नामक एक व्यक्ति थे जिन्हें असम में भगवान के नाम से जाना जाता है, और इसकी शुरुआत सत्रिय शास्त्रीय नृत्य की असम में शंकर देव के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में हमको याद रखना है कुचिपुड़ी। क्या याद रखना है, कुचिपुड़ी। और इसको याद करने की हमने आपको ट्रिक बनाई थी कि यदि आप कच्ची पूड़ी खाएंगे तो अंधे हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो जाता है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर एक लोक नृत्य मनाया जाता है जिसे हम यक्षगान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, यक्षगान से नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 15वें क्रम की जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में 15वें क्रम की जनगणना किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बात करेंगे भारत में 15वें क्रम की जनगणना। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। भारत में 15वें क्रम की जनगणना जो थी वो वर्ष 2011 की जनगणना थी। कौन सी, वर्ष 2011 की जनगणना थी। जबकि स्वतंत्रता के बाद क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वतंत्रता के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद कौन से क्रम की थी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ठीक है, बात करेंगे जनगणना की, तो इसकी शुरुआत 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना है। लॉर्ड मेयो नामक व्यक्ति था,
इसी के शासनकाल में आपका उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, जबकि वैज्ञानिक आधार पर पहली जनगणना 1881 में आपकी लॉर्ड रेपन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रेपन के शासनकाल में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, क्वेश्चन पूछ लेगा स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कौन थी, तो याद रखना 1951 की जनगणना थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 14वें क्रम की जनगणना की बात की जाए, 14वें क्रम की जनगणना कौन सी थी, तो 2001 की थी। बात करेंगे जो आपकी स्वतंत्रता के बाद जनगणना थी वो 51, 61, 71 इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो इसके बाद 81 आता है, 91 आता है, लगभग 7वें क्रम की थी, ठीक है, याद रखेंगे 7वें क्रम की, ठीक है। 51, 61, 71, 81, 91, 1 और हाँ ठीक है, 7वें क्रम की जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद आपकी, जो आपकी 2011 की जनगणना थी, ठीक है। और जो अब आपकी 2021 की जनगणना होगी जो 2022 में शुरू होगी, और साथ ही याद रखना है 2022 में शुरू हो चुकी है और 2023 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपकी स्वतंत्रता के बाद 8वें क्रम की होगी, जबकि ओवरऑल 16वें क्रम की जनगणना होगी। कौन सी? 16वें क्रम की जनगणना होगी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। मुगल सम्राट अकबर की बात की जाए तो इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये आपका सिकंदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप पड़ता है। कहाँ पर साथी? याद रखना, आगरा के समीप है। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगरा के समीप स्थित है आपका सिकंदराबाद, यहीं पर अकबर का मकबरा बना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर साथी हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। किसका? हुमायूं का मकबरा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा बना हुआ है और इसको गुलबदन बेगम ने, ऐसा माना जाता है, बनवाया था 1571 में अकबर के शासनकाल में, ठीक है। काबुल की बात की जाए तो काबुल में आपका बाबर का मकबरा है। किसका? बाबर का मकबरा है। हालांकि पहले बाबर का मकबरा आगरा में हुआ था, लेकिन इसकी एक दूसरी पत्नी थी, उसने क्या किया, इसको जो इसके अवशेष बचे थे उसको काबुल ले गए, वहीं पर इसका मकबरा बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे खुलदाबाद की, तो खुलदाबाद सबसे पहले पूछना चाहिए सर कहाँ पर पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। खुलदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और साथ ही महाराष्ट्र से लगाव था आपका औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। तो औरंगजेब का मकबरा पूछेगा सर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में स्थित है, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र के जो एक शहर था जहाँ पर इसने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, जिसे हम क्या कहते हैं, बीबी का मकबरा कहते हैं, ठीक है। औरंगाबाद शहर में इसने बनवाया था, ठीक है। उसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर हो चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अकबर के मकबरा की बात की जाए तो इसका राइट आंसर सिकंदराबाद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया जाएगा। कह रहा है कि जो शुक्र ग्रह है इस पर इसरो के द्वारा अंतरिक्ष यान कब लॉन्च होगा। तो ऐसा माना जाता था, पहले रिपोर्ट आई थी कि इसका आयोजन कब हो जाएगा, लॉन्च कब हो जाएगा, 2023 में हो जाएगा। लेकिन 2023 में आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। कौन सा? याद रखना है आपको, 2023 में अपना कौन सा यान लॉन्च हो रहा है, तो याद रखना है चंद्रयान 3, ठीक है। कौन हो रहा है? चंद्रयान 3, जो कि जुलाई माह में हो जाएगा, अगले माह, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के कारण इसको 2024 तक स्थगित कर दिया है। कब तक? याद रखना है 2024 तक इसको स्थगित कर दिया है, ठीक है। और 2022 में आपका लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2। कौन सा? चंद्रयान सेकंड जो था ये आपका 2022 में लॉन्च हुआ था। 2023 में आपका चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक और मिशन है जिसे हम आदित्य L1 नाम से जानते हैं। किस नाम से? भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1 मिशन की बात की जाए तो भारत का पहला सूर्य मिशन है और ये आपका 2025 के तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। पहले इसकी भी संभावना थी, 2021-22 में इसकी चर्चा हुई थी, तो इसकी संभावना थी कि ये 23 में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये इसरो के कुछ विभिन्न कार्यों के चलते लॉन्च नहीं हो पाया और 2025 इसको लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। बात करेंगे गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के बारे में, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो आपकी है ये कहाँ से निकलती है सर? ये आपकी महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में याद रखना है कहाँ से निकलती है, तो नासिक से, ठीक है। नासिक से आपकी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, कौन सी? क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी पहाड़ी है सर, तो याद रखना है त्र्यंबकेश्वर नामक एक पहाड़ी है, इसको याद रखना है। यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी निकलती है, जो कि आपकी कहाँ पर स्थित है? नासिक से निकलती है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाबलेश्वर की बात की जाए साथी, तो महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी? कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी निकलती है और ये भी आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अमरकंटक की बात की जाए तो साथ ही यहाँ पर 2-3 नदियाँ निकलती हैं, जिनमें आपको मुख्य याद रखना है। सबसे पहले तो नर्मदा निकलती है, नर्मदा के अलावा सोन नदी निकलती है, ठीक है। ये 2 नदियाँ आपको याद रखनी है जो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। इसके अलावा जाना पाव की पहाड़ी की बात की जाए
तो यहाँ से चंबल नदी निकलती है। कौन सी? चंबल नदी, जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी, अमरकंटक से नर्मदा और सोन, महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा हो जाएगी और नासिक से आपकी गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है आपको गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्या कह रहा है? विटामिन जो B7 होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? सर बात करेंगे विटामिन B7 के बारे में, तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है बायोटीन। क्या हो जाता है सर? इसका नाम हो जाता है बायोटीन। ठीक है, B7 बायोटीन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो इसे हम विटामिन C के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विटामिन जो C है इसे एस्कॉर्बिक एसिड कैसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हो जाता है सर, इसकी कमी से मसूड़ों में सड़न आ जाती है। मसूड़ों में सड़न आ जाती है जिसके कारण आपको पायोरिया रोग हो सकता है। कौन सा? पायोरिया रोग हो सकता है, इसको भी याद रखना है। तो विटामिन C में आप आंवला और नींबू का सेवन करते रहेंगे जिससे आपके क्या रहेंगे, दांत अच्छे रहेंगे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। बात करेंगे राइबोफ्लेविन के बारे में, तो इसे विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। किस नाम से साथी? विटामिन B2 के नाम से आपको राइबोफ्लेविन को जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा विटामिन B12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो उसे हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। और इसका नाम है साइनोकोबाल्बिन। क्या नाम है साथी? साइनोकोबाल्बिन नाम है, विटामिन B12 है। विटामिन B2 की बात की जाए तो राइबोफ्लेविन है, जबकि बायोटीन हो जाता है आपका B7। कौन सा? जो आपका विटामिन B7 है ये आपका बायोटीन है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, सर क्वेश्चन पूछ लेता है पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, तो पानी में आपको याद रखना है भैंस गई पानी में, B और C आपकी पानी में हो जाएंगी, जबकि A D E K ये जो 4 विटामिन है ये आपकी कौन सी है? ये वसा में घुलनशील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है यूपीएससी से संबंधित किस अनुच्छेद से है? यूपीएससी का संबंध किस अनुच्छेद से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो यूपीएससी की बात की जाए अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले इसका नाम होता था ICS की परीक्षा। ठीक है, अब वर्तमान में ये आपकी IAS की परीक्षा कराता है। कौन सी? IAS की। इसके अलावा CDS की बहुत सारी परीक्षाएं जो आपकी अधिकारी रैंक की होती है वो कौन कराता है? यूपीएससी कराता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख मिलता है, जो आपका भाग 14 में मिलता है। जो संविधान का भाग 14 है, अनुच्छेद 315 है, इसमें क्या मिलता है? यूपीएससी का उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए, साथ ही वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी क्या है? इसके वर्तमान में हेड है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करेंगे अनुच्छेद 324 के बारे में। तो अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचन आयोग है। क्या है साथी? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखना, अनुच्छेद 324 है। और सर इसमें इसके जो अध्यक्ष हैं इसको भी याद रखना है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजीव कुमार इसके हेड हैं। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो आपकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर सुकुमार सेन थे। ठीक है, मिस्टर सुकुमार सेन इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा बात करेंगे अनुच्छेद 301 की। पहले संपत्ति का अधिकार हुआ था, मौलिक अधिकार। पहले हमारे मूल संविधान जो था उसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F में मिलता था। लेकिन इन दोनों अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन के तहत, कौन से? 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इनको खत्म कर दिया और इनको क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया, यानी कि विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। और इनको स्थान कौन सा मिला? तो स्थान मिला 300A। ठीक है, याद रखेंगे, 300 स्थान मिला। और इसके भाग की बात की जाए तो संविधान में इसका भाग 12 है, ये भी याद रखेंगे, भाग 12 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अनुच्छेद 129 के बारे में। तो इसमें लिखा है जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 के तहत। तो यूपीएससी की बात की जाए इसका राइट आंसर 315 हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी है। कौन सी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसे हमने यूएसएसआर से लिया है। कहाँ से? यूएसएसआर से, जिसे वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं और पहले इसे हम सोवियत रूस के नाम से जानते थे। तो याद रखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो साथ ही इसमें 2 संविधान संशोधन होते हैं। पहले तो होता है आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में होता है। 1976 में होता है, इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत भारतीय संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। कितनी साथी? याद रखना है, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, इसके अलावा एक और संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002।
86वां संविधान संशोधन जो कि अटल सरकार में हुआ था 2002 में, साथ ही इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां। तो वर्तमान में याद रखना है कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं सर? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इसको 2 संविधान संशोधन हुए थे। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के तहत आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बी और सी दोनों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको 86वां संविधान संशोधन 1 मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित था, जबकि 42वां संविधान संशोधन उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि आपके 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है, और सोवियत रूस से इनको हमने लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बात करेंगे हरेली त्यौहार के बारे में। साथ ही तो हरेली त्यौहार और हरेला त्यौहार बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। कौन सी? हरेली त्यौहार, एक हरेली होता है और दूसरा हरेला होता है, ये दोनों अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। तो अलग अलग राज्य हैं, इनको याद रखना है। बात जब आएगी हरेली के बारे में, तो हरेली के बारे में याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? हरियाली कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो हरेली तो कहाँ पर हो जाएगी? आपकी छत्तीसगढ़ में। जबकि बात करेंगे हरेला के हिसाब से बोलेंगे करेला। क्या बोलेंगे? करेला। तो करेला खाना है तो आपको उत्तराखंड जाना पड़ेगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। हरेला से बनाएंगे करेला, करेला खाएंगे खिलाएंगे उत्तराखंड वालों को। जबकि हरियाली कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हरेली हमसे पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर छत्तीसगढ़, जबकि हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड लगाएंगे, ठीक है। असम में बात करेंगे तो असम में एक त्यौहार याद रखना है अम्बुबाची का मेला। कौन सा? अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला जो कि कामाख्या माता मंदिर पर लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। असम में मनाया जाता है। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर याद रखना है लावड़ी। लावड़ी के अलावा याद रखना है तमाशा। कौन सा? तमाशा। और कल हमने एक और डिस्कस किया था जिसका नाम था दशावतार। ये सारे के सारे त्यौहार कहाँ पर मनाए जाते हैं? दशावतार, लावड़ी, तमाशा, ठीक है, नट्टा कोली, ये सारे के सारे त्यौहार फेस्टिवल मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। जबकि असम में अम्बुबाची का मेला, छत्तीसगढ़ में हरेली, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक और याद रखना है जिसे मड़ई के नाम से जानते हैं। मड़ई फेस्टिवल पूछ लेगा कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका हो जाएगा मड़ई हरेली, जबकि उत्तराखंड में याद रखना है आपको हरेला। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है धन विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है? बात करेंगे धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक की बात की जाए सबसे पहले साथी, तो इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो याद रखना है सबसे पहले अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, यहाँ पर क्या है? धन विधेयक है। देखो धन विधेयक जो होता है वो सबसे पहले कहाँ पर आता है? आपका लोकसभा में आता है। धन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक होता है जिस पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार होता है? लोकसभा का अधिकार होता है। और यहाँ पर राज्यसभा की जो शक्तियाँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? वो शून्य हो जाती हैं, ठीक है। राज्यसभा हालांकि इसको कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक साथी? 14 दिनों तक। राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। लेकिन इसके करे बोते की कुछ नहीं है, ठीक है। राज्यसभा रोके रखेगी। इसके अलावा 14 दिन के बाद यदि 15वां दिन हो जाता है तो ये अपने आप धन विधेयक का क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। 15वें दिन ये अपने आप पास हो जाएगा। पूरी राज्यसभा के सदस्य विरोध करते रहें फिर भी आपका ये पास हो जाएगा। कहाँ पर? 14 दिन के बाद, ठीक है। और इस पर क्या कर देंगे? जो प्रेसिडेंट होगा वो साइन कर देगा, जिसके तहत ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। इसके अलावा एक मुद्दा आता है चुनाव का। इसमें यदि किसी व्यक्ति को क्या बनाना है? मंत्री बनाना है। किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना है या आपको प्रधानमंत्री बनाना है। क्या बनाना है? प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री के अलावा क्या बनाना है? सीएम बनाना है, यानी कि मुख्यमंत्री बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो इसमें एक प्रावधान आता है 6 माह का। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है और वह अपनी सीट से, अपनी जो जहाँ पर उसने चुनाव लड़ा है वो सीट से हार जाता है, क्या कर जाता है? हार जाता है। तो यदि इसको मंत्री बनना है तो वो 6 माह तक मंत्री बन सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह के बाद उसको पुनः चुनाव कराना होगा। क्या कराना होगा? पुनः चुनाव कराना होगा। जिस प्रकार अभी एक आपने राजनीति देखी होगी, यहाँ पर आपके कौन से उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी थे वो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन वो फिर भी क्या बने? आपके मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई थी, फिर भी वो क्या बनी? मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। तो इसके अलावा जो 6 माह का जो प्रावधान था, इसके अलावा इन्होंने पुनः आपका क्या करवाया? चुनाव करवाया। उसके बाद ये जीते, इसके साथ साथ क्या बन गए? ये सीएम बने रहे, मंत्री बने रहे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो धन विधेयक की बात की जाए तो ये 14 दिनों तक राज्यसभा में रोका जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो बात करेंगे, एक तरफ है यूरोप, क्या है? एक तरफ यूरोप महाद्वीप है और दूसरी तरफ एक ऐसी पर्वत श्रृंखला निकली है यहाँ से। और इसी के अलावा याद रखना है आपको, ये इस साइड है आपका एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो याद रखना है यूराल पर्वत। क्या याद रखना है? यूरोप से याद रखना है आपको यूराल पर्वत, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है यूराल पर्वत, जो कि एशिया को आपके किससे अलग करती है? यूरोप से अलग करती है। जबकि इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है यूराल नदी, ठीक है। क्या नाम है? यूराल नदी, यूराल पर्वत या यूराल नदी, ठीक है। ये क्या करती है? ये भी आपकी एशिया को यूरोप से अलग करती है। इसके अलावा इसी
के आगे थोड़ा एक स्थित है आपका कौन सा, कैस्पियन सागर। इसी कैस्पियन सागर के तहत भी आपकी क्या होता है, इसी कैस्पियन सागर के तहत ये दोनों एशिया और यूरोप अलग होते हैं, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा यूराल पर्वत के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर यूरोप और एशिया अलग होते हैं। इसके अलावा बात करें काकासस पर्वत के बारे में, तो साथ ही ये भी आपका यूरोप का स्थित है, कहाँ पर, यूरोप में। और यूरोप की जो सबसे बड़ी चोटी है माउंट एल्ब्रुस, क्या उनसी, माउंट एल्ब्रुस जो चोटी है वो इसी पर्वतमाला का हिस्सा है, जो काकासस पर्वत है इसी पर्वतमाला का हिस्सा है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, याद रखना। और अराकान योमक पर्वत की बात की जाए तो ये इंडिया, आपको याद रखना है, इंडिया इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। किस किस के मध्य है, तो सर क्वेश्चन सीधा पूछेगा, तो इंडिया वर्सेस म्यांमार, ठीक है। इंडिया वर्सेस म्यांमार की सीमा पर कौन स्थित है, अराकान योमा पर्वत है। गोरखनाथ पर्वत की बात की जाए तो ये गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी, गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं जो गुजरात में पड़ती हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरखनाथ पर्वत, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा संविधान, लिखित संविधान। ये नोट आपको याद रखना है, कौन सा, लिखित संविधान, ठीक है। ये पूछेगा लिखित संविधान सबसे बड़ा, तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, अपने प्यारे देश भारत का सबसे लिखित संविधान है, सबसे बड़ा, ठीक है। जबकि पहला लिखित, क्या पूछेगा, पहला, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछ ले आपसे पहला लिखित संविधान पूछेगा, पहला रिटन संविधान किसका है, तो अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पुराना पूछ लेगा, और सबसे बड़ा पूछ लेगा। यदि लिखित ना पूछे तो सबसे पुराना और बड़ा किसका है, तो ब्रिटेन का है, ठीक है, याद रखेंगे। और पूछ लेगा यदि एशिया का पहला, कहाँ का, साथ ही पूछेगा आपसे एशिया का पहला संविधान किस देश का है। एशिया का पहला संविधान है आपका जापान का, जो कि 1860 में बना था, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने प्यारे देश का है, ठीक है, भारत का है। इसके अलावा पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। देखो सबसे बड़ा तो भारत का है, लेकिन पहली बार लिखित संविधान किसने लिखा, अमेरिका ने लिखा। जबकि सबसे पुराना संविधान और सबसे बड़ा संविधान ये किसका है, ये ब्रिटेन का है। इनका हालांकि लिखित जानकारी नहीं, ठीक है, इनका कोई लिखित नहीं है, केवल एक दस्तावेज बन जाए। इनका संविधान इतना बड़ा है साथी कि कई कमरों में रखा हुआ है, ठीक है। उसी के साथ बात करेंगे जापान के बारे में, जो कि एशिया का पहला लिखित संविधान है। क्वेश्चन सीधा पूछता है कि एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो जापान का है। और ये कब बना था, जिस समय हम स्ट्रगल कर रहे थे अंग्रेजों के अधीन, उसी समय ये बन चुका था, 1860 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। एक बार से आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, ठीक है। और इस तरह की निरंतर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। निरंतर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए GSF बाय DSR। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।